मानवता की प्रतिमूर्ति। पटना विश्वविद्यालय में कुछ एक व्यक्तित्व जो इस तरह का मिलता है, प्रोफेसर अमिता जायसवाल जी। मैं उनका कभी डायरेक्ट विद्यार्थी नहीं रहा है, मेरा दुर्भाग्य। लेकिन इसकी कमी, इसकी तलाफी हो गई जब रिफ्रेशर कोर्स में मैम को सुनने का मौका मिला। रिफ्रेशर कोर्स में मैम ने हम लोगों का क्लास लिया और मैं इनका छात्र से बन गया करीब 2 साल पहले, लॉकडाउन के जस्ट पहले। और मैडम को सुनना सचमुच ही विषय को जीवंत बना देना है। और शायद यही वजह नहीं होगी कि 2014-15 का एग्जेम्पलरी टीचर अवार्ड मैडम आपके नाम रखा, और फिर आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड फॉर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इम्पार्टिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन 2019-20 में वो भी आपने हासिल किया। तो आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में रिसोर्स पर्सन के रूप में मैडम आपसे आग्रह है कि कृपया अपनी बात करें। प्रोफेसर अमिता जायसवाल, तालियों से स्वागत कीजिए मैम को। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आदरणीय प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा, चेयरपर्सन, एक्स चेयरपर्सन ICPR, फॉर्मर चेयरपर्सन ICPR, प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह, हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, PG डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, पटना यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर नमिता कुमारी जी, प्रिंसिपल मगध महिला कॉलेज, प्रोफेसर शैलेश कुमार सिंह, प्रोफेसर AN कॉलेज, फिर सारे जो यहाँ बैठे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, जो हमारे कलीग्स भी हैं, उन सबको हमारी तरफ से सबको अभिनंदन और हमारी छात्राओं को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज बुद्धा जयंती यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, इसके लिए मैं पूरे फिलॉसफी डिपार्टमेंट को हार्दिक बधाई देती हूँ। और रंजना तो यहाँ दिख नहीं रही है, रंजना वहाँ स्टेज पे तो उनको और साथ में उनके सारे कलीग्स को बहुत बहुत बधाई। और चूंकि ये टॉपिक था रेलेवेंस ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी या टीचिंग्स इन द 21st सेंचुरी, तो एक पेपर मैंने तैयार किया था, उसी पर बेस करके कुछ मैं बताऊंगी, पढ़ूंगी भी और बताऊंगी। लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने ये सोचा कि आज के समय में हम सभी एक टीचर्स तो हम लोग अपने अपने जगह लीडरशिप रोल में हैं ही, बाकी जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी भावी लीडर्स बनेगी, आप सभी छात्राएं आज एजुकेशन ले रही हैं, आगे और भी पढ़िएगा और पढ़ करके आप अपना करियर बनाइएगा। इसमें से कई लड़कियां जो हैं वो या तो एंटरप्रेन्योर बनेंगी, उनका खुद अपना बिजनेस होगा, स्टार्टअप होगा, या फिर कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन करेंगी, कोई बैंकिंग सेक्टर में जाएंगी, पर सभी कोई ना कोई जॉब अवश्य करेंगी। हाँ या ना? आप अपनी पढ़ाई को व्यर्थ तो नहीं जाने दीजिएगा, जरूर कहीं ना कहीं आप वर्क कीजिएगा। और जहाँ भी वर्क कीजिएगा आपको अपने टीम को एक गाइडेंस देना पड़ेगा, और उस लीडरशिप रोल में या तो अगर आप जूनियर है तो किसी लीडर के अंदर होइएगा, और आगे बढ़ करके अगर आपका करियर और अच्छा होगा, और उसके लिए मैं भी आप लोग को ये करूँगी, विश करूँगी कि आपका करियर और आगे बढ़े और आप लीडरशिप रोल में रहिए। तो उस लीडर के लिए जो गुण होने चाहिए, वही गुण हम क्यों नहीं बुद्धा की टीचिंग से, उनके 8-fold पाथ से लें। तो मैंने एक पेपर बनाया, उसमें मैंने लिखा है The 8-fold Path of Buddhism, a guide for effective leadership। तो बौद्ध दर्शन का एक बहुत ही अच्छा प्रारूप, एक झलक शैलेश जी ने आप लोगों को दिया और आप लोगों ने पढ़ा भी है। इसलिए बौद्ध दर्शन जो है वो सभी के जहन में है, मगर बौद्ध दर्शन से लीडरशिप कैसे प्रेरित होगा, लीडरशिप के गुण जो है वो बौद्ध दर्शन में कैसे छिपे हुए हैं, वो अभी हम लोग इसमें देखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना सब बच्चे खास करके।
Buddhism is profound in its philosophical depth and a lot can be explored as relevant to the 21st century management professionals. क्योंकि आप सभी मैनेजमेंट रोल्स में रहिएगा, हम तो हैं ही, आप भी रहिएगा, तो बुद्धिज्म किस तरह से मैनेजमेंट में हमें हेल्प करेगा, यही हमें इस पेपर में कुछ आपको जानने को मिलेगा. The critical role of a teacher, leader, the critical role of a leader has become crucial than ever before in this era of competition and challenge to compete ethically. ये युग जो है वो कंपटीशन का है, नो डाउट, चैलेंजेस का है, नो डाउट, बट चैलेंज को फेस करना और कंपटीशन को फेस करना अगर एथिकली है तो हमें बौद्ध दर्शन को फॉलो करना पड़ेगा. द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग एन इफेक्टिव लीडर इज विनिंग द ट्रस्ट ऑफ द फॉलोअर्स, which can be easily done by building credibility at the personal level. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा लीडरशिप जो है वो कामयाब हो, तो हमारे अंदर आने चाहिए स्किल, कैपेबिलिटीज, स्ट्रैटेजीज एंड प्रैक्टिसेस. और ये तभी हो सकता है जब we have an understanding of the essential human hopes and aspirations that connect leaders to the followers. Now, by following the eightfold path of Buddhism, a balanced leadership through wisdom, ethical conduct and mental discipline can be achieved. ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि एक जो दर्शन जो 6th सेंचुरी में जन्मा और पनपा, वो आज हमें आज के समय में एक लीडर को गाइडेंस दे सकता है, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. The teachings of Buddha are divided into 4 noble truths and a noble eightfold path. Buddhism is about understanding that mankind suffers because of excessive desire. The positive aspect is that ये मान लो अगर हम नेगेटिवली अगर देखते हैं कि बुद्धा ने कहा, हालांकि ये कहा जाता है कि फर्स्ट नोबल ट्रूथ में उन्होंने कहा कि दुख है, तो उन लोग सोचते हैं कि ये जो फिलॉसफी बुद्धिज्म जो है वो बहुत पेसिमिस्टिक है, पर ऐसी बात नहीं है. तो जब उन्होंने कहा कि मैनकाइंड सफर्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिजायर, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट वाज दैट डिजायर्स कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू दी प्रैक्टिस ऑफ eightfold path. इसलिए जो भी आज इफेक्टिव लीडर्स हैं, अगर देखा जाए तो अगर वो eightfold path पर अगर चलते हैं, और हम लोग अभी ये पकड़ेंगे भी कि कैसे वो जो इफेक्टिव लीडर बने, उनमें सारे हमारे eightfold path के वैल्यूज जो है हिडन उनमें पाए जाते हैं. The eightfold path is a guide for areas to explore and practice. Now, the eightfold path can be divided into 3 groups, presenting 3 stages of training: training in the higher moral discipline, training in the higher consciousness, and training in the wisdom. तो जो wisdom group है, जिसको बोलते हैं पनक खंडा, उसमें आते हैं right views, right intention. और दूसरा जो हो गया concentration group, उसमें आ जाता है right effort, right mindfulness and right concentration. और जो moral discipline group है, जो शील खंडा है, उसमें आते हैं right speech, right action और right livelihood. Now the concept of right view, पहला तो उनका है eightfold path, आपने सबने पढ़ा है, उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है right view का. Now the concept of right view is about the awareness of what is right and what is true. अब इसको leadership के context में देखते हैं. In the context of leadership, it amounts to having the right vision of seeing and analyzing the internal and external environmental factors in the organization. तो जिस organization में हम काम करते हैं
या आप भी काम करिएगा, उसमें आपका राइट विजन ये होगा कि आप ये देखिए कि उसके अंदर की और बाहर का माहौल कैसा है। तो लीडर्स हैव विजन which differentiates them from masses. They can visualize that the prospects of new policies or practices will result in a new set of expectations, relationships, accountability, structures, etc. So the leaders with the right view have the power to actually represent the vision among the members of the organization in a dramatic way. जैसे स्टीव जॉब्स की बात करते हैं। स्टीव जॉब्स, I hope all of you are acquainted with his name. He is an American entrepreneur. आप जाके देखना, बहुत फेमस है। और he had the vision to call Macintosh as an insanely great product, which would have been poets in the 60s, and they are looking at computers कहिए, as their medium of expression rather than language. तो उनका देखो स्टीव जॉब्स की जो व्यू थी, राइट व्यू, आज उनको कितना काम आया, आज कितने फेमस है, आप अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है और क्या नहीं है वो स्टीव जॉब्स। तो उनके बारे में भी आप लोग आज पढ़ के देखिए और उनका विजन देखिए, राइट व्यू। नेक्स्ट है राइट इंटेंशन। In the era of cutthroat competition, all business entities are facing, fighting and declaring a war in the form of talent, in the form of resources, etc. Now leader must have right intention. या तो बताए, या तो हम टीचर को लीडरशिप रोल में रहें या कोई भी लीडरशिप में रोल रहता है, तो वन शुड हैव द राइट इंटेंशन। और राइट इंटेंशन का मतलब होता है राइट बैलेंस ऑफ रैशनल एंड इमोटिव फीलिंग्स व्हेन दे आर इनिशिएटिंग एन एक्शन। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम आपने सुना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द सम ऑफ टोटल ऑफ वंस mind capabilities that enable them to understand one's own and others' emotions correctly. So a leader is one who can manage these emotions rationally. As per Harvard Business School, you know Harvard Business School? Yes. As per Harvard Business School study or factors to achieve success, it was said that to be promoted in an organization, an individual who gets ahead in business is the person who is able to communicate and make sound decision and get things done through people. I hope you are able to understand what I am saying. समझ में आ रहा है ना। तीसरा उनका था राइट स्पीच। राइट स्पीच और कम्युनिकेशन हैज इमेंस पावर इन लीडरशिप। लीडरशिप रोल में जो भी रहता है उसे कम्युनिकेट करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ मोटिवेटिंग एंड कन्विंसिंग हिज स्ट्रैटेजीज, हिज विजन टू सबऑर्डिनेट्स। इसलिए अ स्ट्रैटेजिक एंड वेल डिलीवर्ड स्पीच ऑफ ए लीडर कौन हुआ? जिसके जो कहे गए शब्द हैं वो मोटिवेट करते हैं। At regular intervals, they act as a tactical strategy to bridge the distance between leaders' resolve and the employers' understanding. तो लीडर वो हुआ जो कि अपने स्पीच से, अपने कम्युनिकेशन से और अपने लैंग्वेज से अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर सके और काम करवा सके। Now next is right livelihood. Now Buddha teaches that wealth should be gained in the righteous manner. यही ना कहा था उन्होंने कि जब आप आजीविका, सम्यक आजीविका, तो जब भी धन उपार्जन कीजिए तो सही तरह से कीजिए, मॉरली करिए, पीसफुली करिए, ओनली बाय लीगल मीन्स, विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट बीइंग डिसऑनेस्ट। ना डिसीट करिए, किसी को धोखा नहीं दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी को दुख दे करके पैसा मत लीजिए ना। अब यहाँ से एक लीडर में क्या क्वालिटी आना चाहिए?
तो a leader should be ethical and should not harm or exploit others. A leader's integrity plays a major role in the ethical choices of the followers. अगर लीडर ही करप्ट है, अगर लीडर ही गलत तरह से पैसा कमा रहा है, अगर सही रास्ता अपना करके अपना लाइवलीहुड नहीं पैसा कमा रहा है, तो फिर उसके अंदर उसके नीचे जो काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी उसी तरह से रॉन्ग लाइवलीहुड करेंगे, वो भी इसी तरह करेंगे। देयरफॉर एक स्टडी में बताया गया था कि लीडर्स क्रिएट अ क्लाइमेट दैट इन्फ्लुएंसेस द एथिकल डिसीजन ऑफ द फॉलोअर्स। अगर लीडर का सही मार्ग है, एथिकल मार्ग है, मॉरली वो अगर अपने काम को पैसा कमा रहा है, तो उसके फॉलोअर्स भी जो हैं वो उससे प्रेरित होकर के उसी लाइन पर चलेंगे। तो ये हो गया राइट लाइवलीहुड। फिर है राइट एक्शन। राइट एक्शन मतलब क्या है? अपने कर्म को सही तरीके से करना, एन एक्शन दैट हेल्प्स, दैट इज हेल्पिंग, which helps others to remove their sufferings। तो ऐसा कर्म करना जिससे किसी को दुख ना हो, किसी का हार नहीं हो। Right intention leads to right actions। A leader must have the right understanding of whether his actions will affect his followers or others in the organization positively or negatively। ये भी उसको जानना चाहिए कि अगर हम ये ऐसा करते हैं तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उस पर इसका भावात्मक असर पड़ेगा या निषेधात्मक। तो ये आ जाता है राइट एक्शन बुद्धा का, जो कि एक लीडर को प्रेरित करेगा। नेक्स्ट है राइट एफर्ट। इसके बाद राइट एफर्ट कंसिस्टिंग ऑफ परसिस्टेंट एफर्ट टू अबैंडन रॉन्ग एंड हार्मफुल डीड्स through deeds या thoughts and words through self schooling। बुद्धा का कहना था कि राइट एफर्ट क्यों करना है। राइट एफर्ट आप लोगों को तो मालूम है 4 तरह से है ना, कि ना बुरे विचार को आने दे, पहले से जो बुरे विचार मन में हैं उनको निकाले, अच्छे विचारों को आने का रास्ता बनाए, ये सारी बातें वो करते थे ना। अभी लीडरशिप में अगर हम ये देखते हैं तो इसका क्या असर होना चाहिए? Right effort should be directed to prevent bad conduct arising from people working in the organization. It should be directed towards wholesome states in which one puts one's effort not only to attain high purities like love, kindness and compassion, but to sustain, grow and develop them। जैसा कि सालेश जी ने भी बताया था कि बुद्धिज्म का जो एथिक्स है वो प्रमोट करता है लव को, काइंडनेस को और कंपैशन को। पर ये ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे वैल्यूज़ को सस्टेन कराना, ये हमारे एक लीडर का काम होता है कि किस तरह से प्रेम बना रहे, लोगों में दया रहे, करुणा रहे और दूसरे लोग इसी वैल्यूज़ के साथ डेवलप करें। ये एक लीडर का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट माइंडफुलनेस। इसके बाद राइट माइंडफुलनेस है, राइट माइंडफुलनेस इज फोकसिंग वंस अटेंशन ओवर या कंट्रोल ऑफ वंस माइंड। वन शुड बी अवेयर ऑफ वंस थॉट, फीलिंग्स एंड एक्शंस। और इट फोकसेस ऑन द अवेयरनेस ऑफ एन इंडिविजुअल दैट ही शुड नो द वर्ल्ड अराउंड हिम। माइंडफुल होना है कि हमारे देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो लीडर को ये सब समझना है कि पूरे देश में है ना, क्या पूरे देश या पूरे ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है, द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड इट्स ऑपरेशंस। सो इफेक्टिव लीडरशिप फोकसेस ऑन सेल्फ अवेयरनेस विच इज द की एलिमेंट ऑफ राइट माइंडफुलनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है कि वो द लीडर शुड बी अवेयर कि वो सही समय क्या है, वो सही माहौल क्या है और पूरे विश्व के माहौल को देखते हुए क्या होना चाहिए जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। तो ये हो गया राइट माइंडफुलनेस। और लास्ट वाला क्या है? यस, व्हाट इज द लास्ट स्टेप? यस गर्ल्स, माइंडफुलनेस के बाद लास्ट में सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन।
है ना। तो राइट कंसंट्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप। राइट कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? समाधि या कंसंट्रेशन की अवस्था में हम क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। एक लीडर के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। इट इज अ वे ऑफ अवॉइडिंग डिस्ट्रप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। कितना डिस्ट्रैक्शन है? एज ए स्टूडेंट यू हैव सो मेनी डिस्ट्रैक्शन। अब सोचो कि टीचर्स है या प्रिंसिपल हैं या और भी ऊंचे रोल में जो लोग हैं उनको कितने डिस्ट्रैक्शन होंगे। तो वहाँ पर ये बुद्ध का राइट कंसंट्रेशन ये कितना लाभदायक होगा वो भी हम लोगों ने इसमें देखते हैं कि बुद्धा टॉट स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस टू कल्टीवेट राइट कंसंट्रेशन। उन्होंने तो बताया था कि 4 चरण में कंसंट्रेशन हम लोग अडॉप्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन दैट एनकरेजेस ट्रैंक्विलिटी। यहाँ जब तुम लोग को ट्रैंक्विलिटी था, पीस था, इंसाइट था, ये धीरे धीरे डेवलप होता है राइट कंसंट्रेशन में। तो लीडर हैज मल्टीपल रोल्स टू प्ले एंड दे आर मल्टीटास्कर्स, सो दे नीड टू फोकस ऑन राइट कंसंट्रेशन। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च शोज दैट Japanese leaders have advantage of focusing on the task because of the Buddhist philosophy and training in concentration and achievement। तो मिला जुला करके राइट कंसंट्रेशन यानी कि मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना, स्ट्रेस रिडक्शन करना, चेंज असिमिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ जो है वो लीडर के लिए आवश्यक है। और ये तभी हो सकता है इफ द लीडर प्रैक्टिसेस राइट कंसंट्रेशन। ही शुड हैव अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मेडिटेशन एंड एग्जेक्टिव स्ट्रेस लेवल्स। तो ये सारी जो बातें हैं, अब यही मैंने अब कंक्लूड करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि बुद्ध का जो 8 फोल्ड पाथ है, 4 नोबल ट्रूथ्स है और उनका 8 फोल्ड पाथ, ये कभी भी जो है वो हम अपने जीवन में लागू कर लें और तो हमारे जीवन को दिशा निर्देश मिल जाएगा। और जब जो लीडर है, जो लीडरशिप रोल में है, चाहे वो सोसाइटी में हो, कॉरपोरेट में हो, इंडस्ट्री में हो, किसी भी सेक्टर में, पॉलिटिक्स में जितने लीडर्स हैं उनके लिए कितना ये उपयोगी है। तो ये 8 फोल्ड पाथ बुद्धा का हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम सबों के लिए। तो इफेक्टिव लीडरशिप इज रिक्वायर्ड टू अचीव बिजनेस एक्सेलेंस। इन दिस लाइट द नोबल 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म कैन शो द वे ऑफ हाईलाइटिंग द क्वालिटीज टू इम्प्रूव द लीडर्स परफॉर्मेंस, credibility and his ability to lead others. It highlights the most integral characteristics like self-reflection, compassion for one's staff, peers and managers, integrity required for effective leadership. The Noble Eightfold Path of Buddhism can be used as a model and can be further tested to provide inputs to organizations to identify and train managers in the 8 paths for becoming effective leaders, thereby developing a positive and rewarding work relationship in the organization. तो जब रेलेवेंस की अगर हम बात कर रहे हैं बुद्धिज़्म का, उनके टीचिंग्स का 21st सेंचुरी में, तो ये कितनी अच्छी बात होगी कि हम इसको एक मॉडल के रूप में लेकर के अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने जहाँ भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं और इस पर अगर हम चलते हैं, अमल करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो हमारा प्रोग्रेस भी होगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए प्रोग्रेस तो लोग कर भी लेते हैं, है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन भी करता है, समय समय पर प्रोग्रेस हो जाता है, लेकिन उस प्रोग्रेस को सस्टेन करने के लिए वैल्यूज चाहिए, एथिक्स चाहिए, है ना, मॉरल कॉन्डक्ट चाहिए। क्योंकि कोई भी ग्राउंड अगर उसका मजबूत नहीं होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो नींव अगर मजबूत नहीं होगा, नींव बन जाता है, जो नींव बनता है नीति से, नैतिकता से, वो नींव जो है वो हमेशा वो मजबूती से उस संस्था को बनाए रखता है और उस व्यक्ति को भी, संस्था में काम करने वाले व्यक्ति को भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बुद्धिज़्म के 8 फोल्ड पाथ को
आज के समय में एक मॉडल के रूप में यूज़ किया जाए तो वो कोई भी संस्था है वो ग्रो भी करेगा, प्रोग्रेस भी करेगा और अपने को सस्टेन भी करेगा। इसलिए बुद्धा के जो टीचिंग्स है वो आज भी रेलेवेंट है। और मैं आपको मैंने पहले नहीं बताया था पर अभी बता देती हूँ कि अंदर से मुझे भी बुद्धिज़्म का जो मिडिल पार्ट है और 8 फोल्ड पार्ट बहुत अच्छा लगता था, मिडिल पार्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि लाइफ मेरी पूरी उसी पार्ट से, मिडिल पार्ट से गुजर के निकल गई और इस मुकाम पर आ गए। उसमें हमको बुद्धा के ये मिडिल पार्ट का जो ये था लाइट या गाइडेंस, ये मुझे बहुत ही हेल्प किया। और इसी कामना के साथ आप लोगों को भी ये मैं संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपको सही लगे इतना सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, तो लाइफ में इसको अडॉप्ट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। बुद्धा का 8 फोल्ड पार्ट और उनका मिडिल पार्ट ये बहुत काम आएगा। बाकी तो सारे उनका दर्शन है, पूरा वर्ल्ड इसको अपना रहा है, कुछ तो बात है। और यही सब बातें हैं जो कि बुद्धिज़्म को आज भी रेलेवेंट बनाए। इसलिए सबको फिर से एक बार थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसा कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज ऐसा इसमें कुछ है नहीं है। फिलॉसफी पर बेस्ड बुद्धिस्ट फिलॉसफी या मुख्य रूप से बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ पर बेस करके एक मॉडल बना है जो कि आगे आने वाले जनरेशन को क्रेडिट करे, जो इफेक्टिव लीडर्स हैं उनमें क्रेडिबिलिटी लाए, उनमें वैल्यूज़ लाए, क्योंकि सस्टेनेंस के लिए वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू एवरीवन। और फिर से डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी मगध महिला को ढेर सारी बधाई, शुभकामना। आगे भी आप लोग इसी तरह कार्यक्रम करते रहें और भी प्रोजेक्ट्स आप लोग को मिलते रहे और आगे बढ़ते रहिए इसी तरह, और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, थैंक यू। एंटरप्रेन्योरशिप की बुनियाद नैतिकता बनती है। एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश और बुद्ध की शिक्षाओं को 21वीं सदी में कैसे ग्रास्प करें, इसके प्रति भी एक साफ संदेश कि कोई भी संस्था नैतिकता की बुनियाद पर खड़ी होती है। एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद मैडम।